हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं एक नया और इंटरेस्टिंग क्लास को। आज के क्लास में हम हाउ टू एड्रेस गिफ्टेड लर्नर्स, यानी जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, जो कि एक क्या उनके पास कुछ ऐसे कुछ पोटेंशियल होते हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल एबल लर्नर होते हैं, तो उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्टेड लर्नर, यानी हम जो गिफ्टेड लर्नर हम किसको बोलेंगे। So gifted and talented children are those who show exceptional ability, creativity or performance much above the average for their age group। मतलब उनके एज ग्रुप के हिसाब से जितने बच्चे होते हैं, मतलब एवरेज ग्रुप से हिसाब से वो ज्यादा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, उनको हम गिफ्टेड लर्नर्स या तो टैलेंटेड लर्नर्स हम मानते हैं। ऐसे क्लास में हर एक क्लास में ऐसे एक ना दो बच्चे जरूर रहते हैं, है ना। तो ये जो बच्चे रहते हैं हमको उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए। क्या हम उनको वही एवरेज बच्चों के हिसाब से उनको पढ़ाएंगे, या हम उनको एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, या कैसे उनको हम एड्रेस करेंगे। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये वीडियो तुमको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ताकि तुमको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, सो बिना स्किप करे तुम लास्ट तक वीडियो को देखो। सो फर्स्ट समझेंगे तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रहा उसका मीनिंग, यानी गिफ्टेड लर्नर किसको बोलेंगे, यानी जो बच्चे का एवरेज बच्चों के हिसाब से ज्यादा आईक्यू रहता है उनको हम मानते हैं गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स। तो उसके कैरेक्टर दिखेंगे कि हाई आईक्यू यानी अबव 130। तो जो हमारा आईक्यू होता है, जो कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट मानते हैं, जिसका फाउंडर कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, तो उनके हिसाब से एक आईक्यू का रेंज दिया गया था जो कि 136 से ऊपर रहता है, तो उनको हम मानते हैं हाई आईक्यू। सो हाई आईक्यू यानी 130 से ऊपर जो बच्चे रहेंगे उनको हम गिफ्टेड लर्नर्स और टैलेंटेड लर्नर्स हम मानेंगे। एंड दे आर क्विक लर्नर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। जो गिफ्टेड लर्नर होते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं माइंड से, और उनको जल्द से जल्द कुछ कॉन्सेप्ट को क्या तुरंत ही समझ लेते हैं। ठीक है, एंड देयर मेमोरी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी जो भी कुछ समझते हैं, जो सोचते हैं, उनका जल्द से जल्द क्या होता है, उनका मेमोराइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और जल्द से कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और याद रख देते हैं। एंड हाई क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, उनके भीतर बहुत क्यूरियोसिटी रहता है, यानी जानने के लिए इच्छा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर ये हुआ तो कैसे होगा, ये सारा जो क्यूरियोसिटी होता है ना उनके अंदर दिखने मिलता है। और उसके साथ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक थॉट्स, वो कुछ ना कुछ नया करने के लिए कोशिश करते हैं, समथिंग न्यू। ओके, यानी क्रिएट समथिंग न्यू और यूनिक और नोवेल थिंग्स, दैट इज क्रिएटिविटी। सो गिफ्टेड लर्नर्स और टैलेंटेड बच्चों के पास ये स्किल्स जरूर उनमें दिखाई देता है। और लीडरशिप क्वालिटीज, यानी उनके भीतर भी कुछ ना कुछ लीडरशिप को लेकर, यानी नेतृत्व लेने का कुछ ना कुछ क्षमता उनके भीतर दिखाई देता है। एंड इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड, वो बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी वो मुक्त रहने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं कैसे खुद को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकता हूँ। और मोटिवेटेड रहते हैं, यानी हर कुछ ना कुछ चीजों को लेकर उनके दिमाग में कुछ ना चलता रहता है। वो हमेशा मोटिवेटेड यानी अभिप्रेरित रहते हैं, आगे कैसे मैं अच्छा करूंगा, ठीक है, मेरा कहां पर कमी है, मैं उसको कैसे सुधारूंगा। तो इसी सोच के ऊपर वो काम करते हैं। एंड एडवांस लैंग्वेज एंड रीजनिंग स्किल्स, उनके भीतर तर्क को लेकर बहुत अच्छा पकड़ रहता है। ठीक है, वो अच्छे से रीजनिंग करते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, उनका लैंग्वेज स्किल भी बहुत प्रोफिशिएंट होता है और बहुत अच्छा भी होता है। ठीक है, एंड सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड लर्नर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द नीड्स। ये जो गिफ्टेड लर्नर्स हम क्लास में दिखाई देते हैं, तो उनको उनका क्या क्या नीड्स रहता है। ठीक है, सो वो शुड चैलेंजिंग करिकुलम, मतलब उनके लिए एक चैलेंजिंग करिकुलम होना चाहिए। यानी एवरेज बच्चों के हिसाब से अगर हम उसी करिकुलम से उनको ही पढ़ाएंगे तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ने में थोड़ा क्या स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको करिकुलम भी ऐसे डिजाइन करना है जैसे उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा। एंड अपॉन अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, हम ऐसा करिकुलम कुछ बनाएंगे, उसी करिकुलम ने उनको कुछ नया करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए उनको कुछ ना कुछ अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर इंटरेस्ट, उनके भीतर भी कुछ नया चीज बनाने के लिए कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए ना। अगर हम उनको बोरिंग करिकुलम उनको दे देंगे, यार ये तो बहुत आसान है, तो मैं तो ये मैथ कर दूंगा, ठीक है, तो उनका क्या सीखने के लिए क्या इच्छा रहेगा, ये तो आसान है मैं तो कर दूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फिलोसॉफी सॉरी ये गिफ्टेड लर्नर्स का कैरेक्टर और उसका नीड्स रहता है। एंड दे आर इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, एंड दे रिक्वायर्स सम इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, क्योंकि वो कभी कभी मानते हैं कि हम अलग हैं, क्योंकि हम क्लास में इतना अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर्स हमको सेपरेट रख देते हैं, क्योंकि वो ठीक है तू उसको कर देगा। तो ऐसे जो एटीट्यूड टीचर का रहता है ना, तो कभी कभी उनको क्या होता है कि उनको ऑकवर्ड फील कर सकता है। तो सो वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट
सर्टन इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। ठीक है, सो ये रहा नीड्स। नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजंस एंड स्ट्रेटेजीज, यानी व्हेन वी आर गोइंग टू एड्रेस सर्टेन गिफ्टेड लर्नर्स इन ए क्लासरूम, सो व्हाट काइंड्स ऑफ strategy we should follow, like enrichment programs. We can organize certain enrichment program like provide in-depth and broader learning experience. हम उनको क्या करेंगे, थोड़ा डेप्थ नॉलेज उनको प्रोवाइड करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को लेकर हम उनको जितना हो सके वो डेप्थ यानी डीपर अंडरस्टैंडिंग को हम एनहांस करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ उनको ब्रॉडर लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड करेंगे, यानी उनको ऐसा माहौल प्रदान करेंगे ताकि उनका जो लर्निंग पोटेंशियलिटी वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट रहेगा एक्सेलरेशन, यानी उसको क्या रफ्तार बढ़ाएंगे पढ़ने का, जैसे अलाउ देम टू मूव थ्रू करिकुलम एट ए फास्टर पेस, यानी उनको थोड़ा करिकुलम को जल्द खत्म करने के लिए कोशिश करें क्योंकि वो उनका जितना हो सके क्योंकि वो जल्द समझ सके। ठीक है, और उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी थोड़े से समझने से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम उनको करिकुलम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे और उनको कुछ नया चीज उसको सिखाने के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, यानी उनका जरूरत के हिसाब से हम उनको इंस्ट्रक्शन प्रदान करेंगे, यानी मॉडिफाई टीचिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, मतलब उन बच्चों के हिसाब से उनका दक्षता, उनका एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनके लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे। एंड एज मच एज पॉसिबल वी शुड फॉलो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्योंकि इनकरेज रिसर्च एंड क्रिएटिविटी, हम उनको बस थियोरेटिकल चीज इतना नहीं सिखाएंगे, जितना हो सके हमको क्या करेंगे, वो कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क देंगे, यानी कुछ काम देंगे, तुम उस ये प्रोजेक्ट करो। सपोज एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का एक टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, हम कैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को हमारे जिंदगी में उसका अपना सकते हैं, थोड़ा उसको सोचो, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ टास्क देंगे। ठीक है, नहीं तो तुम अगर हम उनको पूरा जनरल सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे तो उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एंड मेंटरशिप, यानी उनको कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स फॉर एडवांस लर्निंग, हम उनको एक्सपर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर उनको एडवांस यानी और थोड़ा नया कुछ चीज सीखना है तो उनको एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट यानी उनको साथ लिंकेज यानी कनेक्ट करना पड़ेगा। सो टीचर्स रोल, टीचर्स मतलब गिफ्टेड लर्नर्स को एड्रेस करने के लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स ईयरली, हमको क्लास में जल्द से जल्द या तुरंत एक गिफ्टेड लर्नर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे कि 1 महीना 2 महीना, जैसे कि सपोज एक क्लास में एडमिशन हो जाता है मार्च अप्रैल महीने के आसपास। ठीक है, 1-2 महीना, 1 महीने से क्लास लेने से पता चल जाता है कि इस क्लास में कितने बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं, कितना पूरा बिलो एवरेज और कितना गिफ्टेड यानी थोड़ा बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो उसी हिसाब से जब हम आइडेंटिफिकेशन कर देंगे तो हमको थोड़ा आसान होगा कि हम कैसे हमारा इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग यानी मेथड ऑफ टीचिंग डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल सपोर्ट, उनके हिसाब से भावनात्मक और ज्ञानात्मक सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि अगर कुछ उनके भीतर कमियां है या कुछ जानने चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ उनका इंटेलेक्चुअल यानी कॉग्निटिव लेवल का बढ़ाने के लिए हम उसी हिसाब से भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क, हमको क्या करेंगे कि रिपीटेटिव टास्क से अवॉइड करेंगे कि हर दिन सेम ही होमवर्क उनको देंगे ताकि उनके भीतर एक इंटरेस्ट कम जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस रिपीटेड वर्क्स। एनकरेज पीयर कोलैबोरेशन, जितना हो सके हम क्लासरूम में एक पीयर कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, यानी वो बच्चों के साथ मिलकर काम करेंगे, दूसरे बच्चों को थोड़ा मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इससे कुछ काम कर सकते हैं। मेंटेन बैलेंस बिटवीन चैलेंजेस एंड स्ट्रेस, उनको ऐसे सिखाना चाहिए कि वो कैसे स्ट्रेस और क्या चैलेंज दोनों को एक साथ लेकर आगे चल सकते हैं, क्योंकि जितना आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से उनके भीतर स्ट्रेस आएगा और चैलेंजेस भी आएगा। तो वी हैव टू टीच देम हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन स्ट्रेस एज वेल एज विद चैलेंजेस। ठीक है, तो ये रहेगा टीचर्स का रोल। सो व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटजी शुड वी फॉलो फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, यानी वी कैन टेक कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब रेगुलर बेसिस में, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा एक क्लास भी ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के ऊपर भी जो जोर देंगे। यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो इधर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओपन एंडेड एंड व्हाट इज क्लोज एंडेड। जब आंसर यस और नो फॉर्म में नहीं आएगा उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी हम उसको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर ये होगा तो क्या हो सकता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाला कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओपन एंडेड। जो क्लोज यानी
सेम एक ही वर्ड में आंसर रह जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर रहेगा वन वर्ड, दैट इज क्लोज एंडेड। जब हमको आंसर को बढ़ाना चाहिए तो उसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड। ठीक है, तो इस तरह का हम असेसमेंट स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एंड क्रिएटिव टास्क। हम उनको कुछ क्रिएटिव यानी कुछ नया चीज दे सकते हैं, कि जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ काम दे सकते हैं, तुम इसको करके लाओ। ठीक है, उसी हिसाब से हम असेसमेंट स्ट्रेटेजी गिफ्टेड बच्चों के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द पॉलिसी सपोर्ट यानी गिफ्टेड लर्नर्स के लिए क्या क्या पॉलिसी उसमें रिकॉर्ड किया गया, जैसे कि एनईपी 2020 और एनईपी 1986 एंड एनसीसी एनसीएफ 2005 ने भी गिफ्टेड लर्नर्स के ऊपर भी जोर दिया था, क्योंकि वो स्ट्रेसिंग ऑन नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सीलेंस। वो तो जितना पॉलिसी रहा वो भी चाहते हैं कैसे हम बच्चों के अंदर जो भी कुछ गिफ्टेड लर्नर्स है उनका कैसे क्रिएटिविटी और एक्सीलेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा हाउ टू एड्रेस गिफ्टेड लर्नर्स इन ए नॉर्मल क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू एड्रेस स्पेशल लर्निंग। ठीक है, तो फर्स्ट समझेंगे व्हाट इज स्पेशल लर्नर्स। स्पेशल लर्नर्स आर दोज हु हैव फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड रिक्वायर स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट टू लर्न इफेक्टिवली। तो हम किसको बोलेंगे कि स्पेशल एबल लर्नर्स है, जिनके पास फिजिकल डिसेबिलिटीज है, इमोशनल डिसेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है और मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, उनको मानते हैं स्पेशल एबल लर्नर्स। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा केयर चाहिए और एक्स्ट्रा एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल एबल लर्नर्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, लाइक विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस और लो विजन हो सकता है। हियरिंग इंपेयरमेंट यानी डीप और हार्ड ऑफ हियरिंग, जो सुनने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं उनको बोलते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट, यानी चलने फिरने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी स्लो लर्नर्स जो क्लास में होता है, या डाउन सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, यानी बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत स्लो लर्नर होते हैं, उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। इसके ऊपर भी हमारा एक पूरा डिटेल्स में उसको डिस्कशन किया गया है। आप अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सो ये जितना रहा वो सब, इस सबको बोलते हम स्पेशल एबल लर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द नीड्स यानी एंश्योर्स एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि आरटीआई 2009 ने कहा है कि हर बच्चों के लिए एजुकेशन निश्चित होना चाहिए और एंश्योर होना चाहिए, तो हम उसको भी रिक्वायर करेंगे या उसको नीड को फुलफिल करेंगे। उसके हिसाब से प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन, यानी हर एक बच्चों का क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिलना चाहिए। उसी हिसाब से उसका पार्टिसिपेशन भी क्लासरूम में रहना चाहिए। उसके साथ साथ बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल इंटीग्रेशन, हम उनके भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक समन्वय की रक्षा करना है, जो कि स्पेशल एबल लर्नर्स का जरूरत होता है। सो हाउ we approach them, yeah, how can we adopt certain strategies by which we can address those learners। कैसे हम उसको एड्रेस करेंगे, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी टीचिंग स्पेशल चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल्स विद नेसेसरी सपोर्ट। हम उनको जितना सा उनके लिए जितना मदद चाहिए उसी हिसाब से उनको मदद प्रोवाइड करेंगे और उनको एक इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस यानी उनके हिसाब से, उनका जरूरत के हिसाब से, उनका एज एबिलिटी, फिर उनका एज, उनका लेवल, ओके, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमको डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। और अगर जरूरत है तो मॉडिफाई कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एज पर एबिलिटी। अगर जरूरत पड़ेगा तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कंटेंट में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, प्रोसेस में और मेथड ऑफ टीचिंग में। ठीक है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड अदर एबिलिटी। ठीक है, और भी हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस यानी उनको मदद करने के लिए, जैसे कि ब्रेली प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रेली मतलब जो विजुअल इंपेयर्ड लर्नर्स होते हैं उनको हम ब्रेली प्रदान करते हैं, यानी जो थोड़ा क्या लार्ज लेटर में बच्चों को दिखने में थोड़ा बहुत मदद कर सके, उसको बोलते हैं ब्रेली। और हियरिंग एड्स, रैम्स, स्क्रीन रीडर्स, ये सब हमको क्या असिस्टिव डिवाइस प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लासरूम में अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग को हम एनहांस करेंगे, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग को, यानी एनकरेज पीयर सपोर्ट, उनका दोस्त लोग उनको मदद करेंगे थोड़ा बहुत पढ़ने में। रिमेडियल टीचिंग यानी प्रतिकारात्मक शिक्षण, जैसे इंडिविजुअलाइज सपोर्ट फॉर एकेडमिक इंप्रूवमेंट, हम बच्चों का, हर एक बच्चों को उनके हिसाब से हम उनको जरूरत है तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड रिसोर्स रूम यानी फॉर स्पेशल ट्रेनिंग और थेरापी व्हेन नीडेड, जब भी कुछ बच्चों का स्पेशल थेरापी रिक्वायर कर रहे हैं या कुछ
स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर कर रहे हैं तो हम उनको एक स्कूल में रिसोर्स रूम का भी अवेलेबल होना चाहिए। ये रहा पूरा अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस स्पेशल एबल लर्नर्स। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द रोल ऑफ द टीचर्स, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए जब एक क्लास में स्पेशल एबल लर्नर्स आते हैं। तो आइडेंटिफाई एंड असेस स्पेशल नीड्स ईयरली, जैसे कि गिफ्टेड लर्नर्स का होता था उधर भी हम वही करेंगे, यानी हमको तुरंत एक क्लास में स्पेशल लेवल लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना है। क्रिएट एक्सेप्टिंग क्लासरूम क्लाइमेट, अगर हम उनको एक ऐसा क्लासरूम प्रोवाइड करेंगे जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है तो कैसे वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से, उनका जरूरत के हिसाब से इससे उनको क्लासरूम क्लाइमेट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट, कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स, उनको स्पेशल एजुकेटर के साथ और पेरेंट्स के साथ भी एक कोलैबोरेशन करना है। यूज मल्टी सेंसरी मेथड्स एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी हम उनको सकारात्मक कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कुछ ऐसे टिप्स देंगे कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो, हम उसको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनका एनकरेज कर सकते हैं ताकि उनका इमोशनल सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल सके। एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज, मैंने बोला हर एक स्कूल का जितना भी कुछ एक्टिविटीज है वो को करिकुलर हो क्यों ना, करिकुलर क्यों ना हो, तो उसी सब एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना चाहिए। सो ये रहा टीचर्स रोल्स, मतलब टीचर्स को ये सब काम करना चाहिए अगर वो चाहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए और स्पेशल लेवल लर्नर्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। सो ये रहा टीचर्स का रोल। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द लीगल्स एंड पॉलिसी सपोर्ट्स रिगार्डिंग स्पेशल लेवल लर्नर्स, जैसे कि आरटी एक्ट 2009 ने क्या बोला कि राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी हर एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन इंश्योर होना चाहिए, ये जो कि आरटी एक्ट 2009 ने कहा था। और आरपीडब्ल्यूडी यानी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उन्होंने वही कहा है इक्वल राइट्स एंड फैसिलिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसके साथ साथ यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो कि 2006 में हुआ था, उनका मकसद था कि प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन ग्लोबली, यानी वैश्विक स्तर पर सभी बच्चों के लिए हम इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और एसएसए जो कि सर्व शिक्षा अभियान, उन्होंने भी इसी के ऊपर फोकस किए थे, यानी फोकस ऑन इंक्लूजन एंड इक्विटी। इक्विटी यानी हर एक बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड यूज फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन मेथड, यानी हर एक बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इवैल्यूएशन यानी असेसमेंट स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना चाहिए। So here are legal and policy support. So what kind of assessment we can follow? Like focus on progress and effort rather than competition. हम उनका एफर्ट देखो कितना एफर्ट दे पा रहे हैं। अगर हम उनको एक हाई क्लास में हाई इंटेलिजेंस बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे वो कभी भी क्या आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस उनको कॉम्पिटिटिव माइंड से निकाल करके हम उनको बस उनके प्रोग्रेशन के ऊपर ध्यान देंगे और कैसे वो खुद को आगे बढ़ाएगा, वो कितना एफर्ट डाल रहा है वो पढ़ाई में, ठीक है, उसके ऊपर हम असेस कर सकते हैं। और प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम और अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स यानी ओरल, ब्रेली एक्सेट्रा, हम उनको कुछ नॉर्मल बच्चों के हिसाब से अगर हम इवैल्यूएशन ना करके कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, जैसे ओरल टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेली के माध्यम से हम उनको भी कुछ ना कुछ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बच्चों का एड्रेस कर सकते हैं असेसमेंट को लेकर, ठीक है। सो ये पूरा रहा हाउ टू एड्रेस गिफ्टेड लर्नर्स एज वेल एज स्पेशल लर्नर्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।